आज हम लोग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे। जब एक पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग में 5 एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। नंबर 1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। नंबर 2 गुडविल। नंबर 3 रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। नंबर 3 पास्ट प्रॉफिट्स एंड पास्ट लॉसेज। और नंबर 4 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब हम लोग एक एक आइटम को अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहला हम लोग सीखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब एक पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो उसे प्रॉफिट में एक शेयर चाहिए। जब नए पार्टनर को एक शेयर मिलता है तो पुराने पार्टनर्स का शेयर उतने से ही कम हो जाता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के 3 केसेज होते हैं। पहला केस होता है कि जब ओल्ड पार्टनर्स के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा हो। जब ऐसा होता है तो उस केस में रिमेनिंग पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स रिमेनिंग शेयर को ही ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वही उनका न्यू रेशियो हो जाता है। तो फर्स्ट केस है when nothing is stated about the new profit sharing ratio of old partners, then they distribute the remaining share in their old ratio. That becomes their new ratio. इस केस में क्वेश्चन बनाने के लिए एक तरीका होता है, उस तरीके से ही इसको बनाएंगे तो अच्छी तरह से बनता है। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखेंगे लेट टोटल शेयर बी 1, फिर न्यू पार्टनर शेयर, इसके बाद रिमेनिंग शेयर का मतलब 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। तो जो रिमेनिंग शेयर आएगा उसे अब इसके नीचे लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स न्यू शेयर इक्वल टू रिमेनिंग शेयर इनटू देयर ओल्ड शेयर। इस तरह से ओल्ड पार्टनर्स का न्यू शेयर निकल आएगा और फिर ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड शेयर, ओल्ड पार्टनर्स का न्यू शेयर और न्यू पार्टनर के शेयर को का डिनोमिनेटर चेंज करके न्यू रेशियो निकल आएगा। सेकेंड केस होता है जब न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से अपना शेयर फ्रैक्शन में एक्वायर करता है, तो उस केस में ओल्ड पार्टनर्स का न्यू शेयर इक्वल टू उनका ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। इस तरह से उनके ओल्ड शेयर में से उनके सैक्रिफाइसिंग शेयर को माइनस कर लेते हैं, तो जो बचता है वो उनका न्यू शेयर आ जाता है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, पहले तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए पेज नंबर 4.3 पर इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2 और 3 कर लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ये सेकेंड केस के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 5 कर लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 5, 6 और थर्ड केस में आते हैं। थर्ड केस होता है जब ओल्ड पार्टनर अपने शेयर का एक फ्रैक्शन न्यू पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं, तो उनके न्यू शेयर का मतलब उनका ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर होता है, और फिर न्यू पार्टनर का जो शेयर होता है वो ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइस का टोटल होता है। इसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 और 6 कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, 6 और 7। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 8, 9, 10 की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में सीखते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब न्यू पार्टनर के आने पर ओल्ड पार्टनर, जरूरी नहीं है कि सबका, कि अगर किसी पार्टनर का न्यू शेयर ओल्ड शेयर से कम हो जाता है, इसका मतलब वो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के 2 केसेज होते हैं। जब ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइस के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा हो, ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ हो, तो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो
ही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है। और अगर क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो और ऑल पार्टनर्स का न्यू रेशियो दिया हुआ हो तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 11, 12 से लेकर 15 तक बना सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 16 और 16, 17, 18 ये इम्पॉर्टेंट है, इनको बनाने की कोशिश करेंगे। अब एडमिशन के केस में हम लोग गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे। एडमिशन के केस में गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखने के लिए अगेन एक चार्ट के फॉर्म में ये सीखेंगे। ऊपर में गुडविल लिख लेंगे, ब्रैकेट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बार बार लिखेंगे ताकि वो याद रहे। ये गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दो पार्ट में बांट लेंगे, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल के केस में उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। मतलब जो परचेज गुडविल होता है, जो एडमिशन के टाइम पर बैलेंस शीट में अपीयर करता है, उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देते हैं। और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है उसका ट्रीटमेंट 4 तरीके से होता है, याद रखेंगे 4 तरीके से। पहला, अगर न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को प्राइवेटली पे करता है, मतलब फर्म के थ्रू नहीं बाहर ही पे कर देता है, तो फर्म की बुक में इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। सेकेंड केस होता है जब नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल ले करके आता है, तो उसके अंदर भी 2 केसेस हो सकते हैं। वो कैश में अपना शेयर ला सकता है, काइंड में अपना शेयर ला सकता है। अगर वो कैश में अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर के आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आता है, तो उसकी एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये उसके शेयर ऑफ गुडविल से ट्रीटमेंट करते हैं। फिर दूसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये रिटेंशन की एंट्री होती है, मतलब फर्म जो प्रीमियम का पैसा फर्म को मिला है न्यू पार्टनर से, उसे वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब ये अमाउंट फर्म सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, इसको रिटेंशन कहते हैं, रिटेंशन ऑफ प्रीमियम इन द फर्म। अब ये पैसा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का उनकी मर्जी है, उसको वो फर्म के अंदर रखे या विड्रॉ कर ले। अगर वो विड्रॉ भी करना चाहें तो पार्टली विड्रॉ कर सकते हैं, फुल्ली विड्रॉ कर सकते हैं। दोनों केस में सेम एंट्री होगी, प्रीमियम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मतलब जब नया पार्टनर अपना प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेकर के आता है तो ये 3 एंट्रीज करेंगे। और अगर वो काइंड में अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर के आता है तो अगेन यही सारी एंट्री करेंगे, बट कैश की जगह पर सन्ड्री एसेट्स लिखेंगे। जब नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल के लिए कोई एसेट लेकर के आता है तो उसकी एंट्री करते हैं सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, उसका नाम लिख देंगे सारे एसेट्स का, जो एसेट वो लेकर के आया है। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर उसके रिटेंशन की एंट्री, मतलब फर्म ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देता है, उसकी एंट्री करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जिनके कैपिटल अकाउंट में ये प्रीमियम का पैसा ट्रांसफर हुआ है, इसे वो विड्रॉ करते हैं, तो अगेन विड्रॉ की एंट्री करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब आते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस है जिसमें नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं ला पाता है, नहीं लाता है। अगर अपना नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लाता है तब उसकी एक एंट्री पास करेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट विथ हिज शेयर ऑफ गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये थर्ड केस की एंट्री हुई। फोर्थ केस होता है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल के केस में पहले तो उसका वैल्यूएशन करेंगे, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। वैल्यूएशन के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अपॉन न्यू पार्टनर शेयर माइनस ऑल पार्टनर्स कैपिटल। अब ऑल पार्टनर्स कैपिटल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल होगा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट होगा। इसके लिए भी हम लोग
इलस्ट्रेशन भी नोट कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसका अकाउंट वैल्यूएशन का सेक्रीफाइस जो हिडन गुडविल होगा, उसका वैल्यूएशन का फॉर्मूला होगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल अपॉन न्यू पार्टनर शेयर माइनस ऑल पार्टनर्स कैपिटल। फिर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थर्ड केस के जैसा ही होगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए इस बुक टी.एस. ग्रेवाल में कई सारे एग्जाम्पल हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 19 से लेकर इलस्ट्रेशन नंबर 39 तक इस पर कर सकते हैं। ये बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को ध्यान में रखते हुए ये सारे इलस्ट्रेशन करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग एडमिशन के केस में जो थर्ड टॉपिक करने होते हैं वो सीखेंगे। थर्ड टॉपिक है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। जब एक पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो उस दिन बैलेंस शीट के अंदर जितने एसेट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं उनके बुक वैल्यूज़ को उनके करंट मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हैं। अगर एसेट का मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो तो फर्म को प्रॉफिट होता है, घट जाए तो फर्म को लॉस होता है। तो इस केस में एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। याद रखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। ये याद रखना जरूरी है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं। याद रखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है। इसका फॉर्मेट इस तरीके से बनाएंगे, ऊपर में कैपिटल लेटर में हमेशा याद रखेंगे तो किसी भी अकाउंट या किसी भी अकाउंट का जो हेडिंग होगा वो कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। फिर इसी रो में लेफ्ट साइड में DR डेबिट, राइट साइड में CR क्रेडिट लिखेंगे, उसके नीचे पर्टिकुलर्स और अमाउंट लिखेंगे। फिर इसका फॉर्मेट इस तरीके से होगा, बुक में पेज नंबर 4.34 पर ये दिया हुआ है, फिर भी इसको समझ लेंगे कि रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, डेबिट साइड में टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। फिर क्रेडिट साइड में डिक्रीज इन वैल्यू टू बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, डेबिट साइड में टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज लिखेंगे। फिर क्रेडिट साइड में अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो वो लिखेंगे, डेबिट साइड में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज लिखेंगे। इसके बाद टू कैश लिखेंगे अगर रिवैल्यूएशन पर कोई एक्सपेंस हुआ है, और अगर कोई पार्टनर वो एक्सपेंस को बियर करता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख देंगे। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट का टोटल अगर ज़्यादा हो तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन होगा, डेबिट साइड में लिख देंगे टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। और क्रेडिट साइड में अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा हो तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ये कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, करेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि फर्म में कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से मेंटेन हो रहा है या फ्लक्चुएटिंग मेथड से मेंटेन हो रहा है। ये रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट करने में एक दो इलस्ट्रेशन को समझना जरूरी है। उसके अंदर एक दो आइटम हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 41 के अंदर केस नंबर 4, 5, फिर 8 और 10, 11 इसको हम लोग जरा डिस्कस करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4.1 का के अंदर केस नंबर 4 है, उसमें कहा है कि स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक 18,000। अब इसको समझने में स्टूडेंट जनरली गलती कर देते हैं, बहुत गलती करते हैं इसमें कि जब 10% अंडर वैल्यूड कहा है तो 18,000 का वो 10% 1,800 कर देते हैं, जो कि गलत होता है। पहले तो ये समझेंगे कि जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है, मतलब जो बुक वैल्यू है अपने मार्केट वैल्यू से 10% कम पर है। मतलब ये जो 18,000 है ये बुक वैल्यू है जो कि अपने मार्केट वैल्यू का 90% है। तो इसका मार्केट वैल्यू इससे 10% ऊपर है। 10% ऊपर है मतलब जब 90% इक्वल टू 18,000 है तो 10% इक्वल टू 18,000 अपॉन 90% इंटू 10% इक्वल टू 2,000 होगा। याद रखेंगे 1,800 नहीं 2,000। अब इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय स्टॉक लिखेंगे
2000 और स्टॉक का डिफाइंड वैल्यू नए बैलेंस शीट के एसेट साइड में 20,000 लिखेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। ऐसे ही इसका केस नंबर 5 है, जिसमें कहा है कि स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक बीइंग 22,000। अगर स्टॉक ओवर वैल्यूड है, मतलब इसका बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से 10% ज़्यादा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो मार्केट वैल्यू है अपने बुक वैल्यू से जब 10% ऊपर है, मतलब ये 100% नहीं 110% है। तो इसको डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट जो निकालेंगे, जो इसका बुक वैल्यू है, जब 110% इक्वल टू 22,000 है, तो 10% इक्वल टू होगा 22,000 अपॉन 110% इंटू 10%। इस तरह से ये 2,000 आएगा। मतलब स्टॉक की वैल्यू को 10,000 से डिक्रीज करेंगे। तो इसकी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, और फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में स्टॉक का वैल्यू 20,000 लिखेंगे, 22,000 से घटा करके। अब आते हैं इसके अंदर जो 8 नंबर केस है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें भी बच्चे गलती करते हैं। इसमें कहा हुआ है कि 1/3 ऑफ मशीनरी इज टेकन ओवर बाय रोहित at ₹30,000 and the balance is revalued at ₹57,600, book value of machinery being 72,000। तो इसको करने के लिए वर्किंग नोट में लिख लेंगे बुक वैल्यू, इसको दो पार्ट में बांट लेंगे। बुक वैल्यू 1/3 of 72,000 and 2/3 of 72,000, that means 24,000 and 48,000। और इसका रिवैल्यूड फिगर 1/3 का रिवैल्यूड फिगर 30,000 है और 2/3 का रिवैल्यूड फिगर 57,600 है। तो बुक वैल्यू का टोटल 72,000 हो गया, और इसका रिवैल्यूड अमाउंट जो हो गया वो 30,000 प्लस 57,600, मतलब 87,600। अब मार्केट वैल्यू 87,600 है और बुक वैल्यू का टोटल 72,000 है, मतलब 15,600 से इस मशीनरी का वैल्यू इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर दो एंट्रीज पास करेंगे, एक तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 15,600, और फर्म ने जो रोहित को 1/3 मशीनरी दिया है 30,000 में, इसकी जनरल एंट्री करेंगे रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 30,000। अब इसमें इसका जो लास्ट केस है नंबर 11 कि ए डेटर whose dues was 14,000 wrote off as bad debt in the last year paid ₹10,000 in settlement। तो यहाँ 14,000 का कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये लास्ट ईयर का ट्रांजैक्शन है। लास्ट ईयर में राइट ऑफ हुआ था, तो लास्ट ईयर में इसके राइट ऑफ की एंट्री होगी। तो सबसे पहले इस बात को तो ध्यान में रखेंगे कि 14,000 जो लास्ट ईयर में राइट ऑफ हुआ, उसका इस करेंट ईयर में एडमिशन के टाइम पर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। लेकिन जो 10,000 रुपीज़ रियलाइज हुए, इसकी एंट्री करेंगे। इसकी दो एंट्री करेंगे। पहली एंट्री 10,000 रुपीज़ डेटर से रियलाइज होने की। अब इसमें क्रेडिट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एग्जाम में इस पर MCQ दे सकते हैं कि जब बैड डेट रियलाइज होता है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है। याद रखेंगे, जब बैड डेट रियलाइज होता है, तो बैड डेट का जो लास्ट ईयर में बैड डेट हो गया था, वो करंट ईयर में उसका अमाउंट अगर मिलता है तो उसके लिए प्रोविजन, उसके लिए बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कभी भी डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे, क्योंकि वो डेटर लास्ट ईयर में था, वो बैड डेट लास्ट ईयर हो चुका था। करेंट ईयर में अगर वो रिकवर होता है तो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट होगा। तो उस केस में जनरल एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। फिर ये बैड डेट रिकवर्ड को रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब इस एंट्री का इम्पैक्ट ये होगा कि ये जो बैंक डेबिट हुआ है, बैलेंस शीट में बैंक का बैलेंस 10,000 से बढ़ा देंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैड डेट रिकवर्ड लिख लेंगे। ये इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स हैं रिवैल्यूएशन से रिलेटेड,
जो कर लेंगे अच्छा रहेगा। एक इलस्ट्रेशन नंबर 42 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एग्जाम में 3-4 मार्क तक आ सकते हैं, इसको जरूर करना चाहिए। मधु एंड विधि और पार्टनरशिप में फर्म याद रखेंगे। हो सकता है बुक में ये क्वेश्चन का नंबर अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग एडिशन में अलग नंबर हो सकता है। वो मेरे पास जो एडिशन है 2024 का लास्ट ईयर का एडिशन है, उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 42 इस ध्यान रखेंगे, जिसमें मधु एंड विधि पार्टनर हैं। वो इलस्ट्रेशन जरूर कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 3 नंबर में बोर्ड में भी आ सकता है, एग्जाम में भी आ सकता है। फिर इलस्ट्रेशन नंबर 42 में 44 भी जरूर करेंगे। इसमें लिखा हुआ है ऑल डेटर्स आर गुड। अब इसमें बच्चे जरा कंफ्यूज होते हैं, तो उसको जरा ध्यान में रखेंगे। डेटर्स आर गुड, इसका मतलब ये है कि लास्ट ईयर में बैड डेट प्रोविजन क्रिएट हुआ होगा। बैड डेट ये पहले से पता है कि जब क्रेडिट में गुड्स सेल करते हैं तो एक कंजर्वेटिव प्रिंसिपल याद रखेंगे। अकाउंट्स के प्रैक्टिकल में भी ये पूछ लेते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए क्रिएट करते हैं, तो याद रखेंगे कंजर्वेटिव प्रिंसिपल और या इसी का दूसरा नाम प्रूडेंस प्रिंसिपल। इस बात को भी याद करेंगे कि क्लास 11 में चैप्टर नंबर 3 में जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है वो चैप्टर याद करेंगे। ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल क्या है? प्रोवाइड फॉर ऑल फ्यूचर लॉसेज बट डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट, रिकॉर्ड प्रॉफिट ओनली व्हेन रियलाइज। तो लास्ट ईयर में फर्म प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया था, ये हो सकता है इन फ्यूचर कुछ जो हमने क्रेडिट में सेल किया है डेटर को जो सेल किया हुआ है उसमें से हो सकता है कि कुछ अमाउंट रियलाइज नहीं हो, रिकवर नहीं हो, तो पहले से उसका एक बैकअप प्लान हो, एक कुशन हो, एक सेफ्टी हो कि पहले से हम प्रोविजन क्रिएट कर लें। यहाँ पर ये भी समझ लेंगे कि डेटर से जो अमाउंट ड्यू होता है उसको भी डेट कहते हैं। डेट का अलग मतलब भी होता है। जब बैंक लोन देते हैं, बैंक से अगर जो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है उसको भी डेट कहते हैं। यहाँ पर डेटर से जो अमाउंट रिकवरेबल है वो भी डेट है। अब वो डेट भी 2 टाइप का हो सकता है। अगर वो पैसा मिल गया तो गुड, नहीं मिला तो बैड। तो अगर सारे डेटर गुड हैं तो इसका मतलब बैड डेट प्रोविजन मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। और जब बैड डेट प्रोविजन मेंटेन नहीं होगा तो जो लास्ट ईयर में बैड डेट प्रोविजन क्रिएट हुआ था उस समय कैसे क्रिएट हुआ था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। उस समय प्रॉफिट घट गया था तो प्रॉफिट को वापस दोबारा बढ़ा लेंगे, लेकिन यहाँ पर इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। क्या एंट्री पास करेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो याद रखेंगे जब सारे डेटर गुड होते हैं तो एंट्री पास करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसको याद रखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 44 है, अलग बुक में अलग एडिशन में अलग इलस्ट्रेशन हो सकता है, तो इसको बना लेंगे। इसके बाद और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। 44, 45, 46 ये क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम लोग आते हैं पास्ट प्रॉफिट्स एंड पास्ट लॉसेस के ट्रीटमेंट में। ये पिछले चैप्टर से रिलेटेड ही है, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में याद करेंगे कि जो पास्ट प्रॉफिट्स और पास्ट लॉसेज होते थे उसका ट्रीटमेंट 2 तरीके से करते थे, 2 पार्ट में बांट लेते थे। तो या तो पास्ट प्रॉफिट भी हो सकता है, पास्ट लॉस भी हो सकता है। तो अगेन वहाँ लास्ट चैप्टर में उसके 2 ट्रीटमेंट होते थे, या तो डिस्ट्रीब्यूट करते थे उनको या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते थे। अगर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अगर क्वेश्चन में नहीं रिवाइज वैल्यू को दिखाने के लिए कहा है या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा है तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा हो तो यही काम करते हैं। और फिर उस केस में एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवाइज वैल्यू नए बैलेंस शीट में अपीयर करता है। अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं
जो पास्ट प्रॉफिट्स एंड पास्ट लॉसेज होते हैं उनके जो वैल्यूज हैं नए बैलेंस शीट में अपीयर नहीं करते, इसको जरा ध्यान में रखेंगे। अगर पास्ट प्रॉफिट पास्ट लॉसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो नए बैलेंस शीट में वो अपीयर नहीं करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा हुआ होता है कि उनको रिवाइज वो नए बैलेंस शीट में अपीयर करेंगे तो पास्ट प्रॉफिट के लिए गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटेबल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यहाँ गेनिंग पार्टनर न्यू पार्टनर होता है टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ऐसा करते हैं। लेकिन यहाँ एडमिशन के केस में डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट का केस जनरली नहीं होता है। मतलब अगर एडमिशन के केस में बैलेंस शीट में पास्ट प्रॉफिट्स और पास्ट लॉसेज अपीयर हो रहे हो तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर ही देते हैं और फिर उसको नए बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सारे पास्ट प्रॉफिट्स को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एंट्री पास कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जो कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया हुआ होता है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर पास्ट लॉस होते हैं, पास्ट लॉस क्या, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस और दूसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट भी कहते हैं, उसको भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर वो नए बैलेंस शीट में अपीयर नहीं करते, इसका ध्यान रखेंगे। यहाँ पर भी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हुआ था। ये हम लोग चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो वो मुझे बताए, मैं फिर से इस चैप्टर में भी इसको डिस्कस करूँगा। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी ट्रीटमेंट हम लोग चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर चुके हैं। फिर भी ये बुक में मैं बता देता हूँ, बुक में भी इसको रेफर कर लेंगे, समझने में दिक्कत आए तो मुझे बताएंगे। इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 48, पेज नंबर 4.44, इलस्ट्रेशन नंबर 48, 49, 50, 51 इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ये जरूर बना लेंगे। और 51, 52, 53 ये सारे क्वेश्चन कर लेने से रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब जब हम लोग फुल फ्लेज क्वेश्चन में आते हैं, एडमिशन के केस में फुल फ्लेज क्वेश्चन के अंदर बैलेंस रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट भी कभी हो सकता है, फिर बैलेंस शीट। लेकिन आजकल 6 मार्क के ही क्वेश्चन इस चैप्टर में आते हैं, तो कई बार खाली रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या कभी कभी किसी इक्का दुक्का क्वेश्चन में ऐसा भी है कि रीवैल्यूएशन का गेन दिया हुआ होता है या लॉस दिया हुआ होता है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना होता है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। लेकिन हम लोग तीनों ही सीख लेंगे। तो फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन में 3 मेनली रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। इसके बाद हमें ये बनाने के लिए एक बैलेंस शीट दी होगी, कुछ एडजस्टमेंट्स दिए होंगे। क्वेश्चन को बिना पढ़े ये जो फॉर्मेट लास्ट लाइन में देख लिया कि क्या क्या बनाना है, तो जो कैपिटल का बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट का बैलेंस है, तो इन दोनों के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस करके ट्रांसफर कर देंगे। जो पास्ट प्रॉफिट्स होते हैं वो करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो परचेज गुडविल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और पास्ट लॉस हो तो करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर क्वेश्चन में देखते हैं कि नया पार्टनर कुछ कैपिटल के लिए लाया, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई बैंक और वर्किंग नोट में एक बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बना लेंगे। उसमें बैलेंस शीट में कैश या बैंक का जो बैलेंस दिया हो वो लिख देते हैं। अगर नया पार्टनर कैपिटल के लिए कुछ अमाउंट लाया है तो बैंक में वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट में वो लिख देंगे। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो भी नाम दिया हुआ हो वो लिखेंगे और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई बैंक अकाउंट लिख करके नए पार्टनर के कैपिटल में लिख देंगे। अगर नया पार्टनर अपना प्रीमियम फॉर गुडविल दे करके आया है तो अगेन वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट में तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट लिख देंगे और
सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में जैसा कहा हो एसेट्स लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करके और उनका डिफाइंड वैल्यू नए बैलेंस शीट में लिख देंगे। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करते हैं। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा हो, गेन होगा, उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट्स का टोटल ज़्यादा हो तो क्रेडिट साइड में लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगा, उसको भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करते हैं। डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड में कॉपी किया, बैलेंस टू बैलेंस सीडी लिखा, फिर इस बैलेंस को कैपिटल बैलेंस के लायबिलिटी साइड में कॉपी कर दिया, बैलेंस लायबिलिटी साइड में कॉपी कर दिया।